हेलो एवरीवन, आज हम सीआरपीसी को स्टार्ट कर रहे हैं। सीआरपीसी को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल ये है, जैसे कि कहीं चोरी हो गई, ठीक है। अब जब चोरी हो गई, चोर को आपने पकड़ भी लिया। अब चोर को पकड़ लिया, किसी तरह पुलिस स्टेशन में उसको ले गए आप। अब पुलिस स्टेशन वाले तो सजा नहीं देंगे, सजा कौन देगा? सजा तो कोर्ट देगा। अब पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक ले जाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? वो है CRPC, इट मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एक मोटा सा एग्जांपल दिया है कि कैसे किस तरीके से ये चलता है। अब देखिए, आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि आप वैसे भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले या किसी भी कोड को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, और उसमें कितने तरह से लॉ डिफाइन किया गया है एंड वो कब बना, कैसे बना, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CRPC, ठीक है। अब बात जब हम कर रहे हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की, तो सबसे पहले ये समझना है कि ये क्रिमिनल है, यानी कि क्रिमिनल इट मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डील करता है। इट बेसिकली डील्स विद different procedure relating to information of crime, trial of the crime and punishment of the crime. Is it clear? अब देखिए, अब उससे पहले कि मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, आप समझ लीजिए कि लॉ वैसे 4 तरह का आपने खुद भी पढ़ा होगा कि एक जनरल लॉ और स्पेशल लॉ, पर्सनल लॉ एंड लोकल लॉ, ठीक है। और जो आज हम पढ़ेंगे वो हो गया एक अलग से क्रिमिनल लॉ। अलग से कैसे, वो भी समझाऊंगी। देखिए, जनरल लॉ की अगर हम बात करें तो जनरल लॉ में क्या होता है, जैसे कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो या कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी देश का, इट मीन्स उसने भले इंडिया में तो रहता ही है ना, भले कहीं भी क्राइम किया हो तो वो सभी पे एप्लीकेबल होता है। ये नहीं है कि किसी की शक्ल सूरत की कैसी है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये मैटर नहीं करते। जनरल लॉ की बात कर रहे हैं हम। स्पेशल लॉ का मतलब होता है जो स्पेशली किसी चीज के लिए डील करता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस है, जुवेनाइल जस्टिस है, ये स्पेशल लॉ हो गए, ठीक है। पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और पारसी और यहूदी हो गए। एंड लोकल में स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि अगर आप कहीं का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के कुछ लोकल लॉज होते हैं। अब इन 3 को छोड़ दीजिए, जनरल को देखिए। जनरल को अब यहाँ पर बात आ गई कि चोरी की है, तो जो उसने चोरी की है तो वो प्रोसीड कहाँ होगा, यानी कि IPC का जो भी, IPC में पनिशमेंट दे रखी है सारी, ठीक है, IPC में जो पनिशमेंट दे रखी है सारी, वो कहाँ पे प्रोसीड करेंगे, यहाँ वो उनके थ्रू आप कहाँ पे प्रोसीजर करेंगे, यानी कि CRPC में। इज इट क्लियर? अब चलिए समझते हैं। अब सबसे पहली बात, लॉ जो है 2 तरह के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड देन प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मौलिक विधि और प्रोसीजरल का होता है प्रक्रियात्मक विधि, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रक्रिया, ठीक है। अब आप समझिए कि सब्सटेंटिव इट मीन्स डील विद रेमेडीज, राइट्स एंड लायबिलिटी। एग्जाम्पल इसके क्या कौन कौन से लॉ हैं, जैसे कि IPC किसकी बात करता है? लायबिलिटी की बात करता है, रेमेडीज की बात करता है, आपके राइट्स की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी, एंड देन कंपनी लॉ एंड हिंदू लॉ। अब प्रोसीजरल में किस किस को हम पढ़ते हैं? CRPC, एविडेंस, CPC, लिमिटेशन, SRA, ये सारे क्या है? ये प्रोसीजरल हैं। इसका मतलब ये है कि IPC में अगर किसी ने अपराध किया तो उस अपराध में, जैसे चोरी की, तो चोरी के कुछ एलिमेंट्स बता रखे हैं, वो एलिमेंट्स पूरे हुए, ठीक है। अब केस फाइल करना है, अपराधी को सजा दिलानी है, तो वो किस तरीके से दिलाया जाएगा? तो वो CRPC में दिलाया जाएगा, यानी कि IPC चलती है किसकी तरफ? CRPC की तरफ। किस लिए? अपराधी को कहाँ पहुंचाने के लिए? जेल पहुंचाने के लिए या सजा दिलाने के लिए। तो वो क्या कर रही है? प्रोसीड कर रही है, यानी प्रोसीड टू IPC। CRPC प्रोसीड टू IPC। क्लियर? अब देखिए, अब इसको और डिवाइड करेंगे 2 चीजों में, सिविल और क्रिमिनल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो IPC है वो क्रिमिनल लॉ हो गया ना। अब क्रिमिनल लॉ में लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हैं, यानी कि प्रोसीजर कैसे चलेगा। अब बात जब सिविल की आ रही है, यानी सब्सटेंटिव की आ रही है, तो सब्सटेंटिव यानी सिविल लॉ में क्या होता है? एक कंप्लेनेंट होता है, एक डिफेंडेंट होता है, 2 पार्टीज होती हैं। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है? क्रिमिनल में एक तो पार्टी होती है और दूसरी जो पार्टी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि कहीं डकैती हो गई, ठीक है।
डकैती हो गई और फिर जब उसके लिए कुछ होगा आगे प्रोसीजर, तो वो कौन करती है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिसमें कि आप आगे पढ़ेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके बिहाफ पर क्या करता है? आगे की कार्यवाही को करता है। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर, आपको समझ में आ गया लॉ क्या है। अब बात आती है सीआरपीसी की हिस्ट्री क्या है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है, फालतू का कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बात करूंगी। आपको इसमें 3 डेट को माइंड में रखना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले के टाइम में तो कोई क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्म लॉ तो था नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबके क्या थे? मुफस्सिल कोर्ट थे। प्रेसिडेंसी जो इंडिया था वो प्रेसिडेंसी टाउन में डिवाइडेड था। ठीक है, और सबका अपना अपना प्रोसीजर होता था, तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल नहीं था प्रोसीजर, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। अब फर्स्ट कौन सा बना? क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 बनाया गया, सबसे पहले 1852, एंड देन दूसरा 1865 में हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से बनाया गया। ठीक है, पहले क्या कहा? 1852, देन 1865, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि 14th रिपोर्ट, यानी 14वीं अगर मैं हिंदी में बोलूं, 37th रिपोर्ट 1967 की, एंड 41 रिपोर्ट 1969 की, और जो सबसे लास्ट की है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जॉइंट कमेटी ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो बिल था 1970। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन लीगल एड प्रोसीजरल जस्टिस टू द पीपल, इट मींस 1973। इन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे क्या होता गया? टाइम टू टाइम चेंज होता गया। किसके अंदर? सीआरपीसी के अंदर। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, 1973 के ठीक पहले 1898 की सीआरपीसी थी। 1898 की सीआरपीसी को 1973 की सीआरपीसी में रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, किसके थ्रू? 1973 के थ्रू। अब यहाँ पर जो फाइनल तैयार हुई वो कौन सी हुई? 1973। उसका इन्फोर्समेंट हुआ 1 अप्रैल 1974 में। अब यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन पहला प्री का यहाँ से आएगा। आपको दोनों डेट दे देंगे, जैसे कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बेरेक आप पढ़ते हैं, बेरेक पे जो डेट वो लिखी रहता है कोड, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वो जो होता है वो ड्राफ्टिंग ऑफ द कोड या ड्राफ्टिंग ऑफ द एक्ट डेट होता है, लेकिन इन्फोर्समेंट डेट अलग। जैसे कि बेरेक में सीआरपीसी के 1973 लिखा है, इट मींस ड्राफ्ट हुआ 1973 को, लेकिन इन्फोर्स हुआ 1974 को। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल। अब पेपर में जो आएगा वो आपको 2, 3, 4 डेट दे देंगे, तो अब आपको ध्यान रखना है 1974 और 1 अप्रैल। इज इट क्लियर? अब देखिए, इतनी बात समझ में आएगी। हिस्ट्री की बात अगर हम करें, अब जो तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो है ना, ये बना कैसे? ठीक है, क्या जो आपका सीआरपीसी है ये किस तरीके से बना? जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताया। इट मीन्स कॉडिफिकेशन, यानी कि पहले से जो कानून देश में है, जो कानून पहले से इंडिया में है या स्टेट में है, उनको क्या कर दिया गया? कॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, कॉडिफाई कर दिया गया, इट मीन्स लिख दिया गया। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसी प्रोसीजर से तैयार हुआ है। इट मीन्स ये जो तैयार हुआ ये वेरियस लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर तैयार हुआ। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो डेट बताई वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें जो बात की गई है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोर्ट यानी कि एक समान दंडिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई। किसके थ्रू? 1973 के थ्रू। पहले क्या था? पहले अलग अलग था। ठीक है, पहले अलग प्रेसिडेंसी टाउन प्रोविंसी में क्रिमिनल कोर्ट थे, लेकिन भारत भर में 1973 के थ्रू इसकी व्यवस्था की गई। और जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया गया 1973 की सीआरपीसी के जरिए। इसको ध्यान रखिएगा, यानी 1973 की सीआरपीसी में क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की पावर को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है,
और तीसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें क्या है, मेन कल्प्रिट को पनिश किया जा सके, सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसको भी लाया गया कि ऐसे तो नहीं तो लोगों में कुछ रहेगा ही नहीं डर। अब आता है क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको समझना है ये काम किस तरीके से करता है, यानी कि इसके जो काम करने का वो तरीका है, बेस जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड देन फेयरनेस के साथ काम करेगा और रीजनेबलनेस के साथ काम करेगा। ठीक है, अब हम जो शुरू करेंगे उसमें क्या समझना है, उसमें समझना है आपको कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आज हम सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए तो आप मेरे साथ साथ इसके साइनोप्सिस बना सकते हैं। मैं आपको नोट्स बनाना भी बता दूंगी। साइनोप्सिस का मतलब ये है कि किस तरीके से इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको अपना रजिस्टर में इस तरह से लिख लेना है, टोटल सेक्शन, चैप्टर एंड शेड्यूल। टोटल सेक्शन इसमें है 484, चैप्टर इसमें है 37 और जो इसमें अनुसूची है जिसको शेड्यूल कहा वो है 2। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इसमें जो 2 अनुसूची हैं उसमें जो पहली अनुसूची है यानी फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम है। अब 6 कॉलम में आईपीसी से रिलेटेड सारी चीजें कह रखी हैं, तो अब आप उसको, अभी हम जाएंगे नहीं वहाँ, अब आप उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि 5वें कॉलम में क्या है, 6ठे कॉलम में क्या है। ठीक है, तो रीड विद आईपीसी कर ले। और दूसरा जो अनुसूची है वो फॉर्म 56 यानी कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग में जो कोर्ट यूज करता है उससे रिलेटेड फॉर्म्स की बात की गई है, जैसे कि डेथ वारंट तैयार करना है उसका कैसा फॉर्म होगा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें इन्फोर्समेंट डेट मैंने आपको बता दी है 1 अप्रैल 1974, याद रखिएगा। और ये लॉ कौन सा है, ये प्रोसीजरल लॉ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आता हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।